महाराष्ट्र में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। मोदी की हुंकार, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक है तो विपक्ष का पलटवार, बंद करो नफरत का कारोबार। बांटता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जारी है योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला वार। क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। महायुति से अजित पवार ने योगी पर उठाए सवाल। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, ते इतर राज्याचे प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। मोदी के वार की विपक्ष के पास क्या है काट? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की जो सरगर्मी है वो इस वक्त चरम पर है। और यही क्यों, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, हर जगह जो राजनीतिक तापमान है वो इस वक्त चरम पर है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे नासिक पहुंचे, वो धुले गए, सब जगह पर उन्होंने एक ही बात कही, और वो ये कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर हिंदू एकजुट होकर रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। तरह से अलग अलग नेता ये नारा दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ये कहा था इसी महाराष्ट्र की धरती पर कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले अपनी महफिल सजाएंगे। और ये एक नारा, एक संदेश साफ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम जाति के आधार पर जनता ना बटे, क्योंकि इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। और जब हिंदू एकजुट होकर वोट करते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा होता है। यही संदेश योगी आदित्यनाथ से लेकर यहाँ के तमाम नेता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नासिक से लेकर धुले तक ये बात कह दी। वहीं महायुति बार बार ये कह रही है कि बटेंगे के कटेंगे वाले नारे से बीजेपी नफरत फैला रही है। हालांकि देखिए, सिर्फ महाविकास अघाड़ी के नेता ही नहीं, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी, ये लोग नहीं सिर्फ इसके खिलाफ बोल रहे हैं, खुद अजित पवार ने प्रश्न खड़े कर दिए हैं और वो इस नारे से असहमत दिख रहे हैं। नितिन गडकरी, हमने केंद्रीय मंत्री जो कि जिनका गढ़ नागपुर माना जाता है, संघ का भी हालांकि यहाँ मुख्यालय है, लेकिन वो यहाँ से सांसद है। खुद देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं। नाना पटोले यहीं सकोली से जीतते हैं, वो भंडारा सीट में, तो भंडारा जिले में। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण बड़े दिलचस्प बन रहे हैं। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जाति पर उन्होंने एक नया नारा गढ़ा है। वो कहते हैं कि जो करेगा बात जात की उसको मैं लात मारूंगा। इस तरह की बातें वो बाकायदा रैली में लोगों के बीच में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बड़े दिल से और ओपन दिमाग से पॉलिटिक्स करता हूं, जाति पर लोगों को बांटना बंद करो। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। एक है तो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। महाराष्ट्र में विधान समर चरम पर है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ नारों के जरिए जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भारत माता की। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, इसलिए सूबे का सियासी पारा चढ़ना स्वाभाविक था। राम जी का रक्षा प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है। मोदी ने पहले धुले और फिर नासिक में चुनावी शंखनाद किया। दोनों जगह रैलियों में पीएम ने एकजुटता का नारा दोहराया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी के बयान के खिलाफ सबसे पहले विपक्ष से बैटिंग करने आई उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है बटेंगे तो कटेंगे, और नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है, उसका विरोध अजीत पवार जी ने किया है। उससे स्पष्ट हो रहा है कि अजीत पवार जी की जो पूरा सोच है और जो पूरा कैंपेन है, कंफ्यूज कैंपेन है। आप उन्हीं के साथ गठबंधन में बैठे हैं, आप उन्हीं के साथ, उसी महाझूठी गठबंधन के साथ आप सत्ता का मौज ले रहे हैं। आप उसी गठबंधन के चलते आपके ऊपर सारे ईडी सीबीआई केसेस खत्म हुए, और अब आप कह रहे हैं ये विचारधारा चलेगी नहीं। ये वही विचारधारा है जो ब्रिटिशर्स की सोच रही, डिवाइड एंड रूल, वो ये लोग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने नारों से सियासी वार कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। लेकिन महायुति में बीजेपी के साथी और डिप्टी सीएम अजीत पवार को सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा रास नहीं आ रहा। अजीत पवार ने सीएम योगी के नारों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दूसरे राज्यों के बीजेपी मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। मी महायुतीमध्ये एक घटक पक्ष म्हणून आहे। आम्ही कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर एकत्र आलेलो आहे। विचारधारा भिन्न आहे। पाठीमागच्या काळामध्ये देखील 2.5 वर्षांनी उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बरोबर सरकार चालवलं, त्यावेळेस तुम्हाला माहिती आहे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची आणि आमची विचारधारा ही वेगळी होती, परंतु त्यावेळेस कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आता देशाचा विकास व्हावा, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा या मुद्द्यावर आम्ही ह्या सरकारमध्ये सामील झालोय। पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला सांगतो हे माझं मत मी आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका मी काल तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही तेच पुन्हा विचारताय। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, ते इतर राज्यातले एक प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री, त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार आहे। वहीं महायुति के दूसरे नेता अजीत पवार को नसीहत देते नजर आए कि योगी जो कह रहे हैं उसे अजीत पवार को समझना होगा। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। हाँ तो नहीं, अगर आप देखो, अगर आप बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट होते हैं तो मजबूत होते हैं। अजीत दादा भी आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे इस चीज को कि एकजुटता में ही ताकत है। दादा बोले वो ये लाइन चलेगी नहीं? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि दादा को समझाना पड़ेगा। तो योगी बाबा कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इसको समझने में थोड़ा सा कुछ लोगों को समय लग सकता है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज तक से खास बातचीत में बटेंगे तो कटेंगे नारे को अपनी खास शैली में सही ठहराया। जाति के आधार पर राजनीति करने का मैं विरोधी हूं, और जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लाती। मैंने पब्लिकली कहा था, और मैं जातिवाद पालन नहीं करता। मैंने नागपुर में कहा कि मैं नागपुर का हूं, नागपुर की जनता मेरी परिवार है, और जातिवाद मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त भारतीय समाज की निर्मित करना, इट इज ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ कन्विक्शन। महाराष्ट्र से बिहार तक और उत्तर प्रदेश से झारखंड तक मोदी और योगी के नारों पर विपक्ष साझा प्रहार करता दिख रहा है। देखिए, ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं, दूसरों को बांटने की बात करते हैं, खुद बटे हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं तो उनके नाम से ये घोषणा लगी है बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। कौन बटे हैं? योगी अपने माँ बाप को नहीं मिल सकता है कभी जाकर। योगी जी, हाँ, उनके पिताजी का देहांत हो गया, योगी जी वहां नहीं गए। क्या बटने के बाद? अपना परिवार एक नहीं है, आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है, और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो? कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है। और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी।
ऊपर भगवान भी सजा देगा। पीएम मोदी इससे पहले 5 अक्टूबर को ठाणे में और 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद कर चुके हैं। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पूरे राज्य में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आने हैं। राजनीति में जीत ही मायने रखती है, इसलिए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से मराठा आरक्षण, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने, जातीय जनगणना और हर जिले में शिवाजी के मंदिर बनाने जैसे वादे करके जनता को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महायुति वापसी करेगी या फिर महाविकास आघाड़ी सत्ता बदलने में कामयाब हो सकेगी। आज तक चुनावी संग्राम की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है, तो एक बार जरा आपको नजारा दिखा देते हैं कि नागपुर में जनता किस तरह से राज तिलक का इंतजार कर रही है। हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया है और एक बार दिखाइए यहाँ पर लोग तैयार है या नहीं है। ये देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं नागपुर में और अभी से वो रात के 8 बजे के शो का इंतजार कर रहे हैं। तो किस तरह की तैयारी है वो आप समझ गए होंगे। अभी से ही महाराष्ट्र के नागपुर में, हम विदर्भ के इलाके में हैं और विदर्भ के इलाके में यहाँ पर अगर आप देखें तो नागपुर खुद जो कि संघ का मुख्यालय है, हालांकि लंबे वक्त तक ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना रहा 2014 के बाद, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बदली है और आप देख रहे हैं नितिन गडकरी यहाँ से सांसद हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगहों की। और अब जल्दी से आपको परिचय करा देते हैं दोनों खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी से यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस गुट के लिए नारेबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के भी लोग यहाँ पर हैं, उनके पक्षधर भी हैं। लेकिन अलग अलग जगहों पर जब हम गए तो देवेंद्र फडणवीस की यहाँ पर एक अलग लोकप्रियता है, लेकिन असली धमक जिसे आप कह सकते हैं वो नितिन गडकरी की है जो इस इलाके से आते हैं। लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, वो है अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो कि हमारे साथ रात के कार्यक्रम में भी जुड़े रहेंगे। अतुल लोंढे पाटिल साहब, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। तो आज बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन महाराष्ट्र की भूमि पर बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तभी सेफ रहेंगे, नारे का क्या काम है, ये विपक्ष पूछ रहा है। शहजाद जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, ये तो कोई चुनाव का नारा है नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। ये हम लोग बचपन में अंग्रेजी में सीखते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब देखिए, सोनिया और राहुल जी जैसी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमने हिंदी में बोल दिया कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पर जिनको एकता के नारे में सांप्रदायिकता नजर आ रही है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने मैं जाहिर कर रहा हूं, ये 180 मुस्लिम संगठनों ने, जिसमें एक प्रमुख संगठन है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उसका एक फतवा जारी हुआ है। ए ईमान वालों, जरा सोचो, महाविकास आघाड़ी को अपना कीमती वोट कामयाब करो और उनको जिताओ। ऐसे 180 फतवे जारी हुए हैं। क्या ये वोट जिहाद के फतवों को इन्होंने सांप्रदायिक कहा? क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है, क्या ये सांप्रदायिक लगा? क्या सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, देवता जो होता है वो भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू टेरर होता है, भगवा आतंक होता है, हिंदू तो आईसिस बोको हराम होता है, द्वारका में नाटक, कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, इनमें से एक भी बयान उनको सांप्रदायिक लगा क्या? मरियम आलम का जो वोट जिहाद का बयान सांप्रदायिक लगा क्या? अबू आजमी जो हिंदू समाज को चुनौती देता है, धमकी देता है, सांप्रदायिक लगा क्या? अबू आजमी ने तो याकूब मेमन की पैरवी भी की थी, वो भी सांप्रदायिक नहीं लगा। परंतु मैं चलिए इससे आगे बढ़ता हूं। बटोगे तो कटोगे का आज प्रूफ भी दिया है कांग्रेस ने। आज कर्नाटका कांग्रेस पार्टी ने 1:30 बजे एक ट्वीट डाला और उस 1:30 बजे के ट्वीट में उन्होंने भारत का जम्मू कश्मीर, कैमरामैन जूम कीजिए, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया
उसमें जम्मू कश्मीर को काट दिया है। ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। और ये कब हो रहा है अंजना जी, नोट कीजिए टाइमिंग, ये तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो प्रस्ताव लाने का काम एनसी की सरकार ने किया है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। उस रेजोल्यूशन का मतलब है भारत में एक नहीं 2 संविधान लागू होंगे। उस रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला है वो नहीं मिलेगा। उस रेजोल्यूशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 370-35 पे बोल दिया है उसके खिलाफ जाना। और उस पर राहुल गांधी जो लाल किताब लेकर दौड़ते हैं, वो जम्मू कश्मीर पर जवाब देने से भाग जाते हैं। ये महाराष्ट्र में लाल किताब और जम्मू कश्मीर में जवाब देने से भाग, ये क्यों? और वो भी महाराष्ट्र की किताब तो खाली निकली अंजना जी, महाराष्ट्र की किताब खाली निकली, ये भी आपको पता है ना। हाँ। तो ये खाली किताब तो निकली वहां पर पूरा का पूरा फोकस जो है, केवल आखिरी बात कह रहा हूं मैं, देखिए अब अंजना जी आज की बात में आखिरी बात कह रहा हूं, आज एक एसआईडी बनी है, एसआईडी, ये खाली किताब की जांच करने में भी, और एक एसआईडी है समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ये समोसों की जांच करने के लिए कि समोसा किसने खाया और संविधान कहां गायब हुआ। इसलिए संविधान इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये कांग्रेस ने शुरू किया है कि यह अंदर का संविधान गया कहां पर और ये समोसा सुक्खू जी का खाया किसने। चलिए ठीक है, इसकी जांच होगी, अलग होगी और क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन आपने जल्दी से एक बार जूम इन करके इनकी टी शर्ट अगर हम लोग दिखा सके, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपने टी शर्ट पे लिखवा लिया है शहजाद पूनावाला जी। और अगर लिखवाया है तो जरा ये बताइए कि कौन सेफ रहेगा, मतलब कौन एक रहने की वजह से सेफ है, अनसेफ कौन है इतना कि एक रहने पे ही सेफ रह पाएगा। अंजना जी देखिए, मैं उठकर आपको दिखा रहा हूं मेरा टी शर्ट, ये टी शर्ट पे नहीं, ये दिल में और रगों में हमने इसको उतार दिया है और हरियाणा के लोगों ने भी इसको रगों में उतार दिया। इसीलिए जो अंग्रेजों का डीएनए लेकर पहले भारतवासियों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, फिर वो आते हैं और भाषा में बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे मॉडर्न डे औरंगजेब और अंग्रेजों को लोगों ने पहचान लिया है। अब ये किसको क्यों लग रहा है कि ये किसी के खिलाफ नारा है? हम तो कह रहे हिंदू एक हो। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है जीवन शैली, ये सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। मैं भी हिंदू हूं, अतुल जी भी शायद हिंदू ही है, और उसके अलावा अंजना जी आप भी हिंदू है, हिंदुस्तान है, तो सारे हिंदू एक हो जाओ, जातियों में मत बंटो। ये तो इंदिरा जी बोलती थी ना कि मैं जातिवाद से सख्त नफरत करती हूं। अरे इतना नफरत करते थे कि आरक्षण के खिलाफ नेहरू जी ने बोला था कि मैं तो सेफ रहेंगे, सेकंड क्लास बना देता है। हम देश को यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम तो यूनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आज मैंने नितिन गडकरी साहब का भी इंटरव्यू किया, वो भी खुल के कह रहे हैं कि जात की जो बात करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जात में जो लोगों को बांटते हैं वो जात बंद करो, जात की बात और जात के आधार पर लोगों में भ्रम मत पैदा करो। अगर आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटे तो वो सही कैसे हो सकता है? सबको एकजुट करके ही तो चला जा सकता है ना। नीतियां बनाइए, सरकार बनाए जिसको बनानी है, लेकिन अभी तो चुनावों में जाति का इस्तेमाल करते हैं। जी अंजना जी, पहले ये तस्वीर देख लो आप, ये देश के प्रधानमंत्री है और देश के पूर्व राष्ट्रपति को उन्होंने एक संविधान की प्रत जो है वो भेंट दी है और वो लाल कलर की है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल है या इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अर्बन नक्सल है? इसका जवाब देना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस को, पूरी भाजपा को। ये दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन ये तभी दिखता है जब बिल्किस बानो पे 5 महीने के प्रेग्नेंट महिला पर 11 लोग बलात्कार करते हैं, उसकी बेटी को मार देते हैं, उसकी मां के ऊपर बलात्कार करते हैं। उनको छूट के आने के बाद बीजेपी के मंच पे उनका स्वागत होता है, हर जगह उनका हार फूल डाल के, जैसा वो बहुत बड़ा देश कार्य करके आए हो, राष्ट्र कार्य करके आए हो, ऐसे लोगों का स्वागत होता है। इनका हिंदू मुसलमान का बंटना जो है ना वो पूरी तरह से दिखता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इस्तेमाल ये मुसलमान के खिलाफ करते हैं। लेकिन अफजल खान को मारने जब शिवाजी महाराज जा रहे थे तो रुस्तम जमाल नाम के मुस्लिम ने उनके हाथ में बाघ नख दिए थे, जिससे उन्होंने उनकी आंतें बाहर निकालकर अपने शत्रु को खत्म किया था। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। बदलापुर में सारी मैं ये बटेंगे तो कटेंगे जो है ना, सीधा सीधा हिंदू मुसलमान करने का इनका तरीका है, ये सब जानते हैं। ये बोलते हैं ना हिंदू जो है वो सभी लोग हिंदू है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो मंशा है महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर का भूमि है और इन्होंने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का
पुतला गिराकर इस देश के इस महाराष्ट्र की जनता की भावना को आहत किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान मानने वाले जनता को आहत किया है, ये भी सबके सामने है। पूजा चौहान, ये देवेंद्र फडणवीस कहते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, उनके पास, उन्होंने कहा मेरे पास पुख्ता सबूत है इसको अरेस्ट करने के लिए, पार्टी में ले लिया। आज देश के प्रधानमंत्री धुलिया में कह रहे थे ये लूटमार वाले लोग हैं, ये लोग तो महाभ्रष्ट लोग हैं। मैंने ऐसे महाभ्रष्ट लोगों से 2014 में निजात मिली थी, क्यों 2019 के बाद वही लोग आपसे प्यारे हो गए? 70,000 करोड़ का करप्शन करने वाले अजीत दादा आपके बाजू में बैठे, आपने इकबाल मिर्ची दाऊद की बात की थी, वो प्रफुल्ल पटेल आपके बाजू में बैठे, आपके गोदी में बैठे हैं वो लोग, उनको आपने सांसद भी बना दिया। तो जिन जिन लोगों पे आरोप किया, और जब जब ये लोग आते हैं, जब बहुजनों को उनके अधिकार की बात आती है, संविधान के दिए हुए अधिकार की बात आती है, तो ये विरोध करते हैं। अंबेडकर साहब का किसने विरोध किया था पूरे देश को मालूम है, किसने इस देश का विभाजन किया था और कौन अंग्रेज की गोदी में बैठा था और कौन बांटो और राज करो का पॉलिसी चला रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। लोकतंत्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में इनको जो पटखनी महाराष्ट्र में मिली है उससे ये उभर नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि हम लोग फिर से हिंदू मुसलमान कर जाति की बात कर यहाँ पर हम बात करेंगे। क्यों नितिन गडकरी ने ये बात नहीं की, जो धर्म की बात करेगा उसको मैं मारूंगा लात। तो इसमें बात पता चलती है। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा, भाषण की शुरुआत ही उन्होंने इसी की, मैंने जो जो महाराष्ट्र से मांगा वो मुझे महाराष्ट्र ने आशीर्वाद में दे दिया। आपने मांगा नहीं मोदी जी, आपने छीना। आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर महाराष्ट्र छीना, आपने वेदांता फॉक्सकॉन का 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट ले गए, हमारे 10 लाख युवाओं को जो है बेरोजगार करने का आपने काम किया। आपने मेरे नागपुर से आज जहां बैठे हैं वहां मिहान है, वहां से टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट आप लेकर गए। तो लूट कौन रहा है? आपने सारा जेएनपीटी का काम, माझगांव डाक का काम जो है वो पूरा गुजरात में आप लेकर गए हो। मेरे पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है। अभी इन्होंने आनंदाता शीदा यानी आनंदाता शीदा यानी वो राशन का सामान है जिसमें रवा होता है, शक्कर होती है, दाल होती है, इसमें भी इन्होंने फ्रॉड किए हैं। और वो फ्रॉड का तो मैंने पूरे सबूतों के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र की जनता के सामने रखी है। तो डरे हुए लोग हैं, ये जात पात की बात खुद कर रहे हैं, ये सब जात पात की बात करते हैं। और यही लोग जो है ये जात पात की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है विकास में क्या किया इन्होंने बताने के लिए। कोई अतुल जी का यदि हो जाए तब मैं जवाब दूं। ठीक है अतुल जी, वो लाल वाली किताब का जवाब देना, मुझे लगता है संविधान का। सब पे जवाब दूंगा अतुल जी, आप चिंता मत करो। हम दो ही है और अंजना जी बहुत फेयर है डिबेट में, आप चिंता मत करो। आप मेरे बीच में नहीं और मैं आपके बीच में। देखिए अतुल जी ने सबसे पहले एक पॉइंट रेज किया बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो के बारे में वो बोल रहे हैं जिन्होंने शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल, सीता सोरेन आदिवासी बेटी को रिजेक्टेड माल बोला, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोला, जिन्होंने अभी संजय राउत के भाई ने हमारी एक प्रत्याशी को बकरी बोला है। ऐसे लोग जो महिलाओं विरोधी बात करते हैं, लाड़की बहन योजना का विरोध करते हैं, ऐसे लोग महिलाओं के बात की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो लाल सिंह नाम के व्यक्ति को, जिसने बलात्कारियों का समर्थन किया था 8 साल की बच्ची का, उसको पार्टी में ले लिया। आपने प्रियंका चतुर्वेदी को हटा दिया, अंकिता दत्ता को हटा दिया, राधिका खेड़ा को हटा दिया, आपने सिमी रोजबेल जॉन को हटा दिया, शारदा राठौड़ को हटा दिया। आप उन पर बोलिए ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पहले कांग्रेस के लड़कों से क्या बच सकती हूं? तो पहले अपने लड़कों की स्थिति देख लीजिए। शांति धारीवाल की पार्टी है जो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ अंजना जी, मैं तो बोल रहा हूं एक हो जाओ तो मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, पर हिंदुत्व को आईसिस बोलने वाले, नाटक बोलने वाले, द्वारका को राम मंदिर बेकार बोलने वाले, सनातन समाप्त और सनातन बीमारी बोलने वाले, ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। मठाधीश को माफिया बोलना हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, ये हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। ये मौलवी के बारे में बयान दो ना। ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। अगर हिम्मत या हैसियत हो किसी की तो एक बार पाक हज के बारे में या जो वेटिकन में होता है उसके बारे में बोले। ना बोले, कोई ना बोले, ना हज के बारे में बोले, ना प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोले, पर नाच गाना केवल हिंदुओं के बारे में बोला जाता है। केवल हिंदू को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम आंबेडकर विरोधी है। मान्यवर, पहली बार आंबेडकर जी का पावन संविधान 370 को कब्र में दफन करने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उस पर शपथ ली। अब रेजोल्यूशन आया है कि हम आंबेडकर जी का नहीं, हम तो शरिया कानून चाहते हैं। आप शरिया के साथ या संविधान के साथ? आरक्षण पहली बार जो है वहां के वाल्मीकि समाज को तब मिला जब 370 की दीवार को हमने बुलडोजर के साथ गिराया।
कानून के बुलडोजर के साथ। आप बताइए कि आप आरक्षण छीनना चाहते हैं और किसमें बांटिएगा आरक्षण? मुस्लिम वोट बैंक में, जो आपने कर्नाटका में किया है, जो आपने यूपीए में किया था, जो आपने जामिया एएमयू का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों के झोली में डाल दिया था, जो रिलीजियस आरक्षण अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ है। और आखिरी बात, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। आप नाम भी कैसे ले सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का? यह है कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जो बोलती है कि हम शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू बनने नहीं देंगे। ये वो पार्टी है जिसने सावरकर को फंडामेंटलिस्ट बोला, कायर और डरपोक बोला। अगर ऐसा नहीं है तो बोलो सावरकर जी महान है। एक बार अतुल लोंडे पाटिल बोलकर बताओ। मैंने आपसे कई सवाल पूछे। मैंने आपसे पूछा 370 के रेजोल्यूशन पर स्टैंड किया, आप लाल संविधान पर चले गए। मैंने तो लाल का बात ही नहीं किया। आपको लाल अच्छा लगता है, लाल लगाइए, पर लाल नहीं। आप तो कोई भी संविधान जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते। इसलिए मेरी पॉइंटेड बात का पॉइंटेड जवाब दीजिए कि संविधान साथ या संविधान के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बोलिए एक बार। ठीक है, रुके, हो गया शहजाद जी, हो गया। ये ठीक है, मैं लौट रही हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज नासिक और धुले दोनों जगह पर एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जातियों को आपस में लड़ाती है। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाते हैं, हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सवाल तो वही दूसरी तरफ भी है ना। पीएम ने कहा कि चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वो आरक्षण के खिलाफ थे। और आपको भी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता होगा, क्योंकि सब ये कहते थे ना जात पर ना बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। मतलब जाति के आधार पर समाज बटे और जातीय संघर्ष हो, इस बात के खिलाफ पहले आपके ही नेता रहे हैं। ऐसे में पीएम आज कह रहे हैं कि जाति के नाम पर आपकी पार्टी लोगों को लड़ा रही है। क्या गलत है इसमें? नहीं, देखिए, इस बात को समझ की बात है। नरेंद्र मोदी जी हर बात में वो मौका ढूंढते हैं कि बांट के हमको वोट कैसे मिले। वो ये नरेंद्र मोदी जी वो बात कर रहे हैं जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को, एससी दलितों को, पीड़ितों को जो रिजर्वेशन मिला है उसके वर्गीकरण की बात की थी। जब सब उठ के खड़े हो गए तो उनको पीछे लेना पड़ा था। ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। इसे कहते हैं जातियों में बांटना, और बांट कर जो बोलते ना कटना, और फिर अपने को कैसे वोट मिले, इसकी राजनीति उन्होंने की है। अब ये उस पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो जिसके प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने कहा था? गोरी चमड़ी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। ये सारी बातें, जितना गाली इस देश में हमारी सोनिया जी को दी गई है, शायद ही किसी महिला को दी होगी। और इन्होंने हमने हेमा मालिनी को नचवाया। ये सारी प्रथा परंपराएं जो है महिलाओं को नीचा दिखाना, ये मनुस्मृति से आती है और इन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पर डाली है। अब इन्होंने कहा वाल्मीकि का आरक्षण पहले नहीं मिलता था, अभी ये चूरा भंगी वगैरह जो है उनको अभी मिला है 2019 के बाद। 2004 के जम्मू रिजर्वेशन बिल जो है उसमें वाल्मीकियों को पहले से आरक्षण मिला है। अब ये इस तरह की 371 में अलग अलग राज्यों में स्पेशल स्टेटस जो है सबको मिला है। तो ये किसी ना किसी तरह से विभाजन की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति जो है, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं, इन्होंने किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जिस सावरकर की ये बात कर रहे थे, मैं कहता हूं वो महावीर थे। मैं कहता हूं उन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत माना है। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उसी मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं जिस मुस्लिम लीग ने इस देश का विभाजन किया, इनके साथ सत्ता में थे। 1942 में जब कांग्रेस के लोग जनता के साथ में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान गंवा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे, पेड़ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता फांसी पर लटक के मरा है। उस वक्त ये उनको खत लिखते हैं कि कांग्रेसी गुंडे रानी के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुझे एक्शन कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दो। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा हुआ है। ये सावरकर जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना है उसके खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने की बात कर रहे थे। ये उन्हें हमें महान कहने की बात कर रहे? बिल्कुल नहीं कहेंगे और कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश का विभाजन सबसे पहले अगर किसी ने किया होगा तो ये भाजपा की सोच है। और उसी के साथ ये शहजाद पूनावाला बैठे और बड़े गर्व के साथ कह रहे तो बराबर है। आपकी सोच यही है, मनुस्मृति आपका संविधान है, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। उसके खिलाफ लिखा गया था, ऑर्गेनाइजर में उसे नकार दिया गया था। जी ठीक है शहजाद जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप ये कहें कि देखिए 370 हटने के बाद वहां पर वाल्मीकियों को भी आरक्षण मिल रहा है। मतलब आप जाति के ऊपर भी चर्चा कर लें, जाति को भी आप अपने तरीके से कर लें कि हमने भाई 9 टिकट दिए हैं, इसमें हमने इतने अति पिछड़ों को दिया है, इतने पिछड़ों को दिया है। मतलब आप जाति वाला कार्ड भी खेल रहे हैं और आप धर्म वाला भी कार्ड खेल रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का, इस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, आप एक बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल का हिस्सा है
मंशा पर हर चीज निर्भर होती है। जब इंडिया टुडे या आज तक एक न्यूज दिखाता है, हो सकता है वो दंगों की न्यूज हो सकता है वो कोई सामाजिक स्ट्राइफ की न्यूज हो, वो इसलिए नहीं दिखाता इससे कि ज्यादा दंगे भड़के, वो इस मानसिकता से दिखाता है कि समाज में जागरूकता फैले और समाज में वहां पर जो भी कुरीतियां हैं या कुछ कमियां हैं वो उसके पार पड़ने के लिए हम लोग आगे आए। तो उसी तरीके से जाति के ऊपर सशक्तिकरण करना, जैसे कि पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला बनी जिसको इन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, ये एम्पावरमेंट है। पर आदिवासी समाज को भड़काना और झारखंड में मुसलमानों को उनकी रोटी बेटी माटी सब पार्सल कर देना, ये विभाजन की राजनीति है। एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बेचारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, उसको नीच, गंगू तेली, जाति सूचक गालियां देना, ये ओबीसी समाज का अपमान है। और उनको सशक्त करना, मोहन यादव जी को या मांझी जी को या हमारे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को वहां पर बैठाकर उनको सरकार चलाने का अवसर भाजपा देती है, तो ये एम्पावरमेंट है। तो कांग्रेस हमेशा विभाजन लगाती है, हम लोग तो एम्पावर करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मेरे पास आपने क्योंकि जिक्र किया अतुल जी को, अतुल जी शायद भूल गए होंगे, ये सुनिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है, मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें। इंदिरा जी ने कहा कि मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। भाई, एक शहजाद पूनावाला इंदिरा जी की बात को कोट कर रहा है कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति के ऊपर हम लोग उठ के एक समाज होना चाहिए। तो अतुल लोंडे पाटिल बोलता है कि इंदिरा गांधी गलत है और हमको जाति में बांटना है हिंदू समाज को, और बांटना है तो मुस्लिम में भी अंसारी, घोसी, धोबी, जुलाहा, हलालखोर, जिनको अशरफ समाज, सैयद समाज पास में बैठने नहीं देता। एक बार कांग्रेस ने कभी पसमानदा मुसलमानों के लिए बोला है क्या? नहीं बोलेगी। और आखिरी बात मैं अपनी समाप्त करता हूं। देखिए, अभी उन्होंने सावरकर को क्या क्या नहीं बोला। अरे अतुल जी, सावरकर के विषय में स्वयं इंदिरा जी ने लेटर लिखा, पोस्टेज स्टैंप दिया, 11,000 रुपए दिए और कहा कि ही वॉज सर्वोच्च राष्ट्रवादी। शरद पवार जी, हमारे यशवंतराव चौहान जी, इन्होंने प्रशंसा भूरी भूरी की और हमारे उद्धव जी ने कहा कि जो सावरकर जी को नहीं समझेगा मैं उसको गंदे जूते से मारूंगा। तो मुझे लगता है उद्धव जी आप ये शो मत देखिए, वरना आपका जूता और कहां पड़ेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। अतुल जी, अंजना जी, अतुल जी, वीर सावरकर को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? इस पर एक जवाब दे दीजिएगा, फिर उनकी बातों का जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हमारा स्टैंड सीधा सीधा है। इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और हिंदू महासभा से सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका इतिहास पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सबके सामने है। सारी चीजें बाद में सामने आई और उसके बाद सच्चाई सामने आने के बाद आरएसएस की क्या मंशा है और इस देश को टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे और कटने नहीं देंगे, ये कांग्रेस ने पहले से ठाना है और संविधान को पूरे ताकत से लागू किया है। अभी शहजाद भाई बराबर राहुल गांधी जी के लाइन पे उनको आना पड़ा है, क्योंकि लाइन ही ऐसी है। ये सशक्तिकरण की बात है, ये अदानी अंबानी दो लोगों को सशक्तिकरण करने की बात नहीं है। ये उन सारे लोगों को जिनको मनुवादी विचारसरणी ने, जिनको मनुस्मृति जो इनका संविधान है उसने जात पात के नाम पर ना उनको सामाजिक उनको मौके दिए, ना उनको शिक्षा में मौके दिए, ना उनको राजनीति में मौके दिए, उनको गांव के बाहर, शहर के बाहर रखने का जो काम किया है, उनको उनका अधिकार देना, सशक्तिकरण करना, यही बात जो है उन्होंने कही है। ये राहुल जी की लाइन है, उन्होंने मंजूर की है शहजाद पूनावाला ने, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उस बात को मैं जरूर मानता हूं। देश का पहला प्रधानमंत्री है, इतने प्रधानमंत्री हुए लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपनी जात बताई। अपनी जात बताना, बार बार चुनाव में जात की बात करना और उनके हकों को साइडलाइन कर देना। मैंने कहा कि दलितों के एससी आरक्षण के बारे में इन्होंने कैसे वर्गीकरण करके कौन से एससी कितने हैं, कौन से कम है। इन्होंने हिंदू और बौद्ध एससी का भी यहाँ बड़ा चलाया है कार्यक्रम महाराष्ट्र में, उसके ऊपर मतदान भी ये करवाते हैं। अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे विषय इन्होंने लाया है, मैं ये लाने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा है तो इनकी सच्चाई जो है इनके सामने रखना मेरा काम है। तो देश के पहले प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं। सशक्तिकरण की इन्होंने बात की, वही बात राहुल जी कहते हैं कि एक बार जनगणना कर लो, उनके शिक्षा के हक दो, उनका उतना इन्वेस्टमेंट करो शिक्षा पे, उनके नौकरियों का जो है वो प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो लैटरल एंट्री करवा दोगे। 69,000 शिक्षकों की नौकरी है इन्होंने जो यूपी में भरी है, उसके बारे में खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, वो क्यों कैंसिल हुई है, ये सबके सामने बार बार पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। तो सामाजिक स्थान कहां मिला है, कहां उनको शिक्षा में उतना मौका मिला है। लैटरल एंट्री करके आईएएस होने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होने को 16-16 साल लग जाते हैं, उसमें आपने डायरेक्ट भर्ती कर दी।
तो ये सारे मौके छीनना, प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने की है। और आज तक संविधान की रक्षा हमने की है, आरक्षण हर बार रहा है और किसी ने कोई खिलाफत नहीं की थी। ये अपने हिसाब से बातें रखते। जब ओबीसी का मंडल आयोग लागू हुआ था तब क्या किया था अडवाणी जी ने, तब क्या किया था वाजपेयी जी ने, कौन गया था गोस्वामी से मिलने, किसने उसके खिलाफ मतदान किया है, ये सारी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। इन्होंने विरोध किया था, तब नरसिंह जी प्रधानमंत्री थे और इसको हमने लागू किया था। और 10% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी मेमोरेंडम निकाला था जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। ठीक है, अंजना ठीक जी, है। शहजाद जी, प्रश्न ये है कि अगर जितने राज्य सरकारें हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, मतलब जहां जैसे हालांकि बहुत कम सरकारें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहां पे कौन अनसेफ है, वहां पे कौन कट रहा है? मतलब कॉन्टेक्स्ट में आपको नारा बोलना होगा ना। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती तो है कि हिंदू एकजुट हो जाएं और उनकी तरफ रहे, जाति के आधार पर दूसरे की तरफ ना छिटके, लेकिन खुलकर बोलने में भी आप लोग डरते हैं। सामाजिक न्याय से जोड़कर हायर मॉरल ग्राउंड पे चले अंजना जी, आप तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों की बात क्यों करती हैं? आपके मन में क्या है? हमने तो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी स्पीचेस को सुनिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पहले हिंदुओं को बांटा गया और उसके बाद काटा गया, ये तो हकीकत है। और जो पीडीए करते हैं, ज्यादातर जो हिंदू आज बांग्लादेश में जिन पर हमला हो रहा है, जिनके ऊपर ये लोग एक शब्द नहीं बोलते, गाजा के मुसलमानों के लिए छाती पीटते रहते हैं, वो हिंदू SC ST OBC समाज से ही है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर पर हमला हुआ, भारत सरकार ने, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कोई सवाल उठा लिए। पर मजाल है कि जिन्होंने 12, 15, 16, 72 ट्वीट कर दिए गाजा पर, 72 ट्वीट करने वाली मंडली ने एक ट्वीट किया हो हिंदुओं पर, एक ट्वीट किया हो राहुल गांधी ने, दिखा देना मुझे। और हम लोग तो बांग्लादेश और कनाडा की बात कर रहे हैं। इनको क्या लगता है केरला और बंगाल में क्या हो रहा है? इतनी क्या स्थिति है वहां पर जिसके बारे में इनको मतलब पता है कि वहां पर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है? मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अभी उन्होंने अडानी अंबानी कहा। हाँ अंजना जी, अडानी और अंबानी जी 2014 से पहले वो रेडी पटरी चलाते थे। ये 14 के बाद मोदी जी आए तब वो बिजनेसमैन बने, बिलियनर बने। उससे पहले तो अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट ही कहा था। ये राजस्थान में उनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका गहलोत जी ने दिया, ये बाघेल जी ने इन्वेस्टमेंट दिया, ये अभी 100 करोड़ इन्होंने रेवंत रेड्डी को दिए हैं, ये 12,000 करोड़ का निवेश किया है। शरद पवार के साथ जहां देखो अडानी जी कोई फीता काटते मिल जाते हैं। तो ये सब तो मतलब हमने ही करवाया। ये सारे शरद पवार, रेवंत रेड्डी हमारी। अरे 10 सेकंड मैडम, 10 सेकंड और। आपने एक सवाल पूछा इसलिए मेरा समय थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। 10 सेकंड और। देखिए, आखिरी बात मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जो दूसरों पर उपदेश कर रहे, पहले अपने आप पर तो उपदेश लागू करो। ये कर्नाटका का सर्वे कास्ट का हो चुका है, ये कब जारी होने वाला है? ये हिमाचल में कास्ट सर्वे का क्यों नहीं निकलता है? और अंजना जी, सबसे बड़ी बात, अभी इस पे तो स्टैंड लेना ही होगा। अतुल लोंडे पाटिल इधर उधर नहीं भाग सकते। कैमरामैन जूम करो, इसको जरा जूम करो। ये है बाला साहेब ठाकरे का ऑफिशियल बयान, बाला साहेब का, कि उन्होंने कहा कास्ट सेंसस के मैं सख्त खिलाफ हूं। उनके परिवार ने हमेशा कास्ट सेंसस का सख्त विरोध किया है। अब मैं अतुल लोंडे पाटिल से पूछना चाहता हूं, इज बाला साहेब राइट और इज राहुल गांधी राइट? ठीक है, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। और एक बहुत गंभीर सवाल है, एक मुद्दा है जो कई लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, अतुल साहब, तो वो ग्राउंड पर भी पूछते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है तो इस पर, इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बोलने से क्यों बचती है? क्यों एक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराध जैसे मुद्दे को नहीं रोक पा रही है? उस पर हम दूर देश अमेरिका और अन्य देश भी कई हैं जो इस पर बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने ही देश की दूसरी बड़ी पार्टी अब जो है कांग्रेस पार्टी, उससे इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनते हैं। क्या आपको ये डर लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा, तब आप इतने गंभीर मुद्दे पर भी बोलते नहीं हैं? दो प्रश्न है जो उनकी बात है और मेरी। कांग्रेस पार्टी के लिए, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए हर वो नागरिक जो देश के बाहर है वो देश का नागरिक है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कनाडा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं नहीं चाहता जो 85 से 90 तक इस देश ने देखा है वो फिर से देखना पड़े।
मैं मानता हूं इस देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई है। यही नारे लगे हैं और यही नारे कनाडा में भी लगने चाहिए और यही नारे हिंदुस्तान में भी लगने चाहिए। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये इन्हें मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है। अब रही बांग्लादेश की बात, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, 2009 में भी तख्ता पलट इसी बात पर हो रहा था, तब हमने सख्त हिदायत दी थी बांग्लादेश सरकार को कि ये तख्ता पलट नहीं, जो लोगों को सरकार चाहिए वही होगी, और हमने वो तख्ता पलट रोका था। इन्होंने तख्ता पलट किया, हमने गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया कि देश के हर हिंदू नागरिक, वहां के हर नागरिक को जो भारत के है वहां पर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने कहा है, ये झूठ बोलते हैं बार बार हर बात के लिए, और हर बात के लिए बराबर वो गाजा का लेकर आए। आप मानवता की बात करो या हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप बात करो कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, ये बराबर कनाडा के वहां जाएंगे, क्योंकि जहां जहां बंटवारा होकर इनको मतदान मिल सकता है वो बात जरूर करेंगे। आज पंजाब का चुनाव होता ना तो बोल नहीं पाते, इनकी बोलती बंद हो जाती थी। सब एक है कहने वाली कांग्रेस पार्टी है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ भी हम हैं, और उसके खिलाफ भारत सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस वहां पे अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वहां के मिलिट्री को, वहां के पुलिस को हिदायत देने की ताकत भारत की मिलिट्री में है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो होने दिया जा रहा है, ऐसा कहा जाए। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हम सरकार के साथ खड़े हैं, हाँ। और सरकार की जहां कमियां है, खामियां है, वहां बात हम जरूर उठाएंगे। लेकिन अभी अदानी की बात, अदानी जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सबसे मिलाकर 690 नंबर में थे। ऐसे कौन सी काम कर लिया उन्होंने? ऐसे क्या है? हम मोनोपोली के खिलाफ है, हम एकाधिकारशाही के खिलाफ है। तो आपने सब कुछ उनको दे दिया, देश की स्ट्रेटेजिक सारी संपत्तियां उनको दे रहे आप। उनको जिन्होंने कागज का प्लेन नहीं बनाया उनको आप फाइटर प्लेन के सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। आपने पोर्ट दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सी पोर्ट दे दिए, सीमेंट के कारखाने दे दिए, सारे स्ट्रेटेजिक आप उनको दे रहे हो। तो फिर आप क्या कर रहे हो? हसदेव जंगल की क्या बात है? हसदेव जंगल हमारा 30 सेकंड का इसका जवाब। हम यहाँ यहीं से पास में अंजना जी जहाँ हम बैठे हैं, 30 सेकंड मोनोपोली वाले सवाल पर शहजाद जी 30 सेकंड का जवाब। ठीक है सर, हाँ 30 सेकंड का जवाब, 30 सेकंड का। अंजना जी, पहले तो जिसकी अपनी पार्टी में एक परिवार की मोनोपोली है और खड़गे जी की स्थिति यह है कि दरवाजे के बाहर उनको नामांकन में रुकना पड़ता है, तो कम से कम वो दूसरी जगहों पर मोनोपोली की बात करे नहीं। और मोनोपोली, अगर वो इतना बड़ा मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है तो ये मोनोपोली दिल्ली में तो, अरे बीच में नहीं, मोनोपोली दिल्ली में दिखती है पर तेलंगाना में मोनोपोली नहीं दिखती है। कैमरा उठा लीजिए, गहलोत जी को राजस्थान में कैमरा उठा लीजिए और जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार धीरे से इधर आ जाइए और ये नजारा आपको दिखाते हुए हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं। आज ये है जनता जो यहाँ पर अभी से ही तैयार है। 8 बजे राष्ट्र तिलक का कार्यक्रम होना है, लेकिन जूम इन करके जरा दिखाइए किस तरह का जोश और उत्साह है यहाँ पर। इधर संतरे भी पड़े हुए हैं कुछ जो हमने रखे हैं, क्योंकि नासिक को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है संतरों का। तो संतरों के एंगल से चुनावी चर्चा यहाँ पर आज होने वाली है। एक बार पूरा नजारा चारों तरफ का, इधर से कोने से शुरू करते हुए चारों तरफ का दिखाइए। जितने लोग हैं इधर भी देखिए, इधर तक लोग खड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक रात 8 बजे यही नागपुर से आप राष्ट्र तिलक देखेंगे। लेकिन फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।